हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। एसपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई एम अंकित प्रियदर्शी और आज मैं फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोग के साथ एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल्ड एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग केंद्रित हैं? मतलब क्वेश्चन का सीधा सा मतलब ये है कि पूरे भारत को बहुत सारे भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें कुछ डेक्कन प्लेटू हैं, कुछ मारवाड़ प्लेटू हैं, उसी तरीके से छोटा नागपुर का भी पठार है। तो क्वेश्चन में सीधा क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत के किस क्षेत्र में, वैसा भारत का किस भूभाग में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग केंद्रित है? तो इसका आंसर है छोटा नागपुर का पठार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि छोटा नागपुर के पठार को इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, भारत का रीढ़ भी बोला जाता है। ठीक है, किसे? छोटा नागपुर का पठार को। तो छोटा नागपुर का पठार पर ही बहुत सारे भारत के अधिकांश लोहे और इस्पात उद्योग केंद्रित हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा लोहा और इस्पात उद्योग के हिस्ट्री में थोड़ा सा चले जाते हैं कि कब से ये शुरू हुआ, सबसे पहला जो लोहा और इस्पात इंडस्ट्री था वो कब उसका निर्माण हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में लोहा और इस्पात इंडस्ट्रीज का शुरुआत 1874 में हुआ। उसका नाम क्या था? तो बंगाल आयरन वर्क्स 1874, जिसका नया नाम बदलकर बराकर आयरन आयरन वर्क्स कर दिया गया। टिस्को की स्थापना आप लोग सभी को पता होगा कि टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। और जो टिस्को में जो लोहा अयस्क की प्राप्ति होती है वो कहाँ कहाँ से होती है, और ये सारे के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बादाम पहाड़ जो है वो कहाँ पे है और किस चीज के लिए फेमस है। तो बादाम पहाड़ लोहा अयस्क के लिए फेमस है और ये उड़ीसा में है। उसके बाद नोआ मुंडी, नोआ मुंडी कहाँ है? सिंहभूम में है। और सिंहभूम जिला कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सिंहभूम जिला कहाँ पे है। और ये नोआ मुंडी कहाँ है? सिंहभूम जिले में है। उसके बाद झरिया, झारखंड का झरिया जो है वो भी लौह अयस्क, उसके साथ साथ कोयला के लिए भी झरिया काफी फेमस है। ठीक है, तो झरिया याद रखिएगा, झारखंड से में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर गुरु महिसानी भी लोहा अयस्क के लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए फेमस है। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करके भी पूछे जाते हैं काफी। इधर उड़ीसा दे देगा, इधर नोआ मुंडी दे देगा, या फिर दे देगा कि बादाम पहाड़ी किस अयस्क के लिए फेमस है, झरिया किसके लिए फेमस है, गुरु महिसानी किसके लिए फेमस है, और आपको उसमें टिक आउट करना होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में जो पहली औद्योगिक नीति थी वो 1948 ईस्वी में आई। और पहली औद्योगिक नीति का प्रभाव जो था वो क्या था कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहायता से वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में खोला गया। उसी के साथ भिलाई इस्पात संयंत्र भी रसिया के सहायता से छत्तीसगढ़ में खोला गया। और राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में खोला गया। और ये जो तीनों का तीनों है वो मैंने ऑलरेडी 5 ईयर प्लान में डिस्कस कर रखा है। ये तीनों का तीनों जो इस्पात संयंत्र है वो सेकेंड 5 ईयर प्लान, जो कि 1956 से 1961 तक चला, और वो महालनोबिस प्लान पर बेस्ड था। उसके तहत दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया। और जो दुर्गापुर है वो ब्रिटेन की सहायता से, भिलाई जो है वो रशिया की सहायता से, और राउरकेला जो है वो जर्मनी की सहायता से। जो आप लोग बोकारो के बारे में जानते हैं कि बोकारो में भी एक इस्पात संयंत्र है, वो भी रसिया की सहायता से खोला गया है। लेकिन ये जो है वो थर्ड 5 ईयर प्लान का मॉडल था। ये थर्ड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत बोकारो स्टील इंडस्ट्रीज का स्थापना किया गया है। तो जो रशिया की सहायता से जो खुला है उसका एक ट्रिक मैं आप लोग के सामने शेयर कर दे रहा हूँ। अगर आप लोग को याद हो जाता तो ऐसे ही याद कर लीजिए, और जिसे नहीं याद होता है वो ट्रिक के सहारे याद कर सकते हैं। बोका भिलाई रूस में, बोका भिलाई रूस में। तो भिलाई कहाँ पे है? बोका भी जानवर है और भिलाई भी जानवर है। तो बोका भिलाई कहाँ? रूस में, रसिया में। ठीक है, तो बोकारो और भिलाई रसिया की सहायता से, और दुर्गापुर ब्रिटेन और राउरकेला जर्मनी की सहायता से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। जो सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी था वो कब बनाया गया? वो जो सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी था वो कब बनाया गया? वो 1956 में बनाया गया। और जो थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी था वो कब बनाया गया? वो 1977 में थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया गया। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ है? वो 1851 में हुआ है। और जिसका कि हेड क्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में उसका हेड क्वार्टर है। किसका? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान। इसका हेड क्वार्टर कोलकाता में है, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1851 में हुई थी। सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 और थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। मुगल कालीन
प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था जो थी उसकी शुरुआत किसने की थी? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो कहाँ से लाया गया था? वो कहीं न कहीं से तो इस व्यवस्था को लाया ही गया था। ये लाया था मुगल, और मुगल में अकबर के द्वारा ये व्यवस्था लाया गया था, मनसबदारी व्यवस्था। और ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो मंगोलिया से लिया गया था, आप लोग इसे याद रखिएगा। और ये किस चीज़ पर आधारित थी? ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये किस चीज़ पे मनसबदारी व्यवस्था जो है वो किस चीज़ पे आधारित थी। कम से कम 10 बार से ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दशमलव प्रणाली है वो किस चीज़ पर बेस्ड है? वो किस चीज़ पर बेस्ड है? तो वो मनसबदारी व्यवस्था है वो किस चीज़ पर बेस्ड है? वो दशमलव प्रणाली पर बेस्ड है मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है? और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अकबर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे, जिससे लगभग-लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये जितना भी पॉइंट है, वो प्रीवियस ईयर का ही पॉइंट है। 1962 में अकबर के द्वारा दास प्रथा को बंद किया गया, 1963 में तीर्थ यात्रा को बंद किया गया, उसके बाद 1964 में जजिया कर को बंद किया गया, 1980 में इन्होंने आईन तहसाला दहसाला स्टार्ट किया, जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। 1580 आईन दहसाला और 1582 दीन-ए-इलाही। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं कि अकबर के द्वारा क्या-क्या अच्छे काम किए गए हैं। पहले 1562 दास प्रथा का प्रतिबंध किए, 1563 तीर्थ यात्रा को प्रतिबंध किए, 1564 जजिया कर, 1580 आईन दहसाला, 1582 दीन-ए-इलाही। और दीन-ए-इलाही के बारे में आप लोग को ये पता होना चाहिए कि दीन-ए-इलाही जो था वो कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक विचार पद्धति थी। और इसके जो प्रधान पुरोहित थे वो अबुल फजर थे, और जो सबसे पहले हिंदू जो थे वो दीन-ए-इलाही को एक्सेप्ट किए थे, वो कौन थे? वो बीरबल थे। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दीन-ए-इलाही का प्रधान पुरोहित कौन है? तो कौन है दीन-ए-इलाही का प्रधान पुरोहित? तो अबुल फजल जो है वो दीन-ए-इलाही का प्रधान पुरोहित है। और जो हिंदू एकमात्र हिंदू जो दीन-ए-इलाही से जुड़ा था वो कौन था? वो बीरबल था, जो दीन-ए-इलाही से जुड़ा था। ठीक है? अब चलिए हम लोग कुछ करते हैं। अकबर के द्वारा एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की गई थी, जिसके तहत महाभारत का जो फ़ारसी में अनुवाद था, वो रज़्मनामा के नाम से काफ़ी प्रचलित है। और रज़्मनामा काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसकी अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया। महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद बदायूनी, और इसका नाम क्या था फ़ारसी में? रज़्मनामा। आप लोग लीलावती के बारे में सुने होंगे, जो एक गणित की पुस्तक है लीलावती, ठीक है? जिसके रचयिता जो थे वो कौन थे? जिसके लेखक कौन थे? भास्कराचार्य थे। लीलावती के लेखक भास्कराचार्य। और इस लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद कौन किया? वो फैज़ी किया। ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लीलावती का फ़ारसी में अनुवाद फैज़ी के द्वारा किया गया, और लीलावती का जो नॉर्मल जो बुक था उसका जो उसके लेखक जो थे वो कौन थे? भास्कराचार्य थे। और ये गणित से रिलेटेड ये पुस्तक थी, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो कब हुआ गया था? ये डेट के साथ आप लोग याद रखिएगा। बिहार सेशन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हल्दी, और बिहार दरोगा में भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अकबर के सेनापति का कार्य कौन किया था, और महाराणा प्रताप के सेनापति का काम कौन किया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेनापति का काम श्री मान सिंह के द्वारा किया गया था, और महाराणा प्रताप का काम हकीम खान के द्वारा किया गया था। फिर से महाराणा प्रताप, हकीम खान। यहाँ देखिए याद कर रखने का एक ट्रिक क्या होता है कि अकबर के जो सेनापति थे वो हिंदू थे, मतलब मान सिंह थे, और जो महाराणा प्रताप के जो सेनापति जो फेवर कर रहे थे वो एक मोहम्मदन थे, वो एक मुस्लिम थे, हकीम खान थे। ये आप लोग के लिए याद करने का एक ट्रिक है, जो एग्जाम में अगर आप कंफ्यूज होते हैं मान सिंह और हकीम खान में, तो आप लोग को ये दिमाग में रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा अकबर के जो थे वो कोई हिंदू थे, तो हिंदू नाम में मान सिंह मान लीजिएगा, और महाराणा प्रताप में हकीम खान थे। चलिए दोस्तों आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन से पहले ये क्वेश्चन कि 1575 में अकबर के द्वारा इबादत खाना की स्थापना की गई थी। 1578 में इस इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था, और 1579 में मजहरनामा की भी स्थापना हुई थी। इसे याद रखिएगा, मजहरनामा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1579 मजहरनामा की स्थापना डेट के साथ, ईयर के साथ। 1575 इबादत खाना की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी के लिए कब खोल दिया गया, ये एग्जाम में शायद ना पूछा जाए, लेकिन 1575 इबादत खाना की स्थापना, निर्माण, और 1579 मजहरनामा
ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि मौलिक अधिकार को संविधान के द्वारा लागू किया जा सकता है, ठीक है? तो क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन है जिसे संविधान के द्वारा लागू किया जाता है? तो आप लोग को पता है कि जो मौलिक अधिकार है वो न्यायोचित है, मीन्स वो जस्टिसेबल है। अगर गवर्नमेंट अगर ऐसा करती है कि इसे अप्लाई मतलब नहीं फॉलो करती है, तो आप इसके अगेंस्ट में कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में जाकर के रिट फाइल कर सकते हैं। 5 तरह का रिट होता है, आप लोग को पता है। रिट पर एक और स्पेशल वीडियो में और आप लोग के सामने ज़रूर बनाऊँगा। चलिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं ऐसे आर्टिकल को जो केवल भारतीय लोगों के लिए है, ऐसा मूल अधिकार जो केवल भारतीय लोगों को ही मिला है, वो किसी अन्य लोगों को नहीं मिला है। उस मूल अधिकार में क्या है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 15 में क्या है? तो आप किसी को कहीं भी जाने से रोक नहीं सकते हैं। आर्टिकल 16 में क्या है? लेकिन स्पेशल केस में गवर्नमेंट के पास ऐसा पावर है कि कुछ लोग जैसे महिलाएं हो गए या बुजुर्ग वर्ग हो गए या मतलब कुछ ऐसा वर्ग समाज का जो काफ़ी पीछे हैं, उनको कहीं लाने के लिए स्पेशल प्रावधान लाया जा सकता है। आर्टिकल 16 नौकरी से रिलेटेड है कि किस मतलब हर लोगों को नौकरी में समान अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 19 फ्रीडम से रिलेटेड है। 29 और 30 अल्पसंख्यकों के लिए आर्टिकल बनाया गया है। तो ये आर्टिकल केवल और केवल भारतीय लोगों के लिए ही अवेलेबल है। इसके अलावा ये आर्टिकल जो है वो किसी और को नहीं मिल सकता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि मातृत्व अवकाश जो मैटरनिटी बेनिफिट होता है, मैटरनिटी लीव होता है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये लीव दिया जाता है? तो आप लोग को पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका एक और केवल एक मकसद है, वो क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना। और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए क्या ज़रूरी है कि इंसान को एक काम मिले और काम कैसा मिले? तो तर्कसंगत काम हो, न्यायोचित काम हो, न्याय के अनुसार काम हो और मानवीय काम हो। तो मातृत्व अवकाश जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वो आर्टिकल 42 के अंतर्गत है। कार्य के न्यायसंगत और मानवीय दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध आर्टिकल 42 में वर्णित है। आज चलिए एक बार हम लोग 41 आर्टिकल 42 और 43 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 41 में क्या है कि कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता आदि की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। इसका कहने का मतलब है कि आप जहाँ कहीं भी काम करने जाते हो, वहाँ पे उस काम में मतलब जो भी मैनेजमेंट हो उसमें ये ज़रूर रहे कि वहाँ पे जो काम कर रहे हैं बुढ़ापे जो बूढ़ा आदमी है उसके लिए काम अनुकूल हो, जो बेरोजगारी है उनके बेरोजगारी को दूर किया जा सके, जो बीमार व्यक्ति है उसको भी ऐसा ना हो कि उसको प्रताड़ना सहना पड़े, ठीक है? इस तरीके से हर दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का हर लोगों को अधिकार होना चाहिए। आर्टिकल 43 में क्या है? तो मिनिमम वेजेस की बात करती है और कुटीर उद्योग का विकास का बात करता है आर्टिकल 43। और आपको हम लोग बताए थे कि आर्टिकल 43 के बी में क्या है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो आप लोग हमें ये बताइए कि कौन-सा संवैधानिक संशोधन था जिसके तहत कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई थी? चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि सरहुल उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता है तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि सरहुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सरहुल उत्सव झारखंड में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये फागुन की शुरुआत या बसंत ऋतु के आगमन का एक प्रतीक है। जो सरहुल उत्सव होता है वो फागुन मंथ जैसे होली जो होता है, होली के शुरुआत का या बसंत ऋतु के आगमन का ये प्रतीक माना जाता है। और ये जो है वो ओरोम जनजाति एक है। ओरोम जनजाति के द्वारा ये पर्व मनाया जाता है। ये जो ओरोम जनजाति होते हैं वो प्रकृति के पूजक होते हैं। इस त्योहार के दौरान वो साल के वृक्ष की पूजा करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, किसकी वृक्ष की पूजा करते हैं? तो साल के वृक्ष की पूजा करते हैं कौन? ओरोम जनजाति के लोग। और कब करते हैं? फागुन की शुरुआत में। और इस फागुन की शुरुआत में उसके पूजा करने के लिए कौन-सा उत्सव मनाया जाता है? तो सरहुल उत्सव मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है, ठीक है? तो झारखंड का एक इम्पोर्टेंट नृत्य है, एक डांस है, मुंडारी डांस। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ये भी हाइलाइटेड है। इस बार एग्ज़ाम में ज़रूर पूछने का काफ़ी प्रबल चांस है, क्योंकि झारखंड से रिलेटेड इधर काफ़ी क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं एग्ज़ामिनेशन में। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रानी रामपाल के नाम पर अभी एक हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो हॉकी स्टेडियम कहाँ है? तो रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का नाम जो था पुराना नाम उसे चेंज करके रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, डीजीसीए
का जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? विक्रम देवदत्त है। डीजीसीए के जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल अभी जो है वो विक्रम देवदत्त जो है वो डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अभी कौन है? तो संजीव कुमार है, इसे याद रखिएगा। डबल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो संजीव कुमार है। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वाद्य यंत्र से रिलेटेड तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में एक नाम था आर के बीजापुर। आर के बीजापुर के बारे में पूछा गया था कि आर के बीजापुर जो है वो किसके द्वारा वो कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो बजाते हैं? तो आर के बीजापुर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो हारमोनियम बजाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? हारमोनियम से रिलेटेड था, वाद्य यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्या था कि आर के बीजापुर जो है वो किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो चलिए हारमोनियम से ये रिलेटेड है। पहले तो आप लोग ये समझ जाइए कि आर के बीजापुर वो जो है वो हारमोनियम से रिलेटेड है। तो हारमोनियम से रिलेटेड कुछ और का नाम हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आर के बीजापुर, पुरुषोत्तम वाला वालेकर, अप्पा जाल गोनकर, ज्ञान प्रकाश घोष। फिर से हारमोनियम के लिए आर के बीजापुर, पुरुषोत्तम वाला वालेकर, अप्पा जालगोनकर, ज्ञान प्रकाश घोष। ये जो चार नाम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है और ये हारमोनियम से रिलेटेड है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन था वो क्या था? आईपीएल 2023 से ये रिलेटेड क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि आईपीएल 2024 के हो जाने के बाद आईपीएल 2023 का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इररिलेवेंट है। तो हम लोग आईपीएल 2024 से इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट हैं उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आईपीएल 2024 से रिलेटेड सबसे पहले कि ऑरेंज कैप किसे मिला? तो विराट कोहली को मिला ऑरेंज कैप। पर्पल कैप किसे मिला? तो हर्षल पटेल को मिला पर्पल कैप। ऑरेंज कैप किस लिए मिलता है? तो सर्वाधिकरण के लिए ऑरेंज कैप प्रदान किया जाता है। पर्पल कैप किस लिए प्रदान किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो विकेट टेकिंग होते हैं बॉलर होते हैं उनको हर पर्पल कैप प्रोवाइड किया जाता है और वो हर्षल पटेल को प्राप्त हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि जो अभी आईपीएल 2024 हुआ है वो कौन सा आईपीएल है? मतलब आईपीएल का कौन सा संस्करण है? तो ये आईपीएल का 17वां संस्करण है आईपीएल 2024। और आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत सन 2008 ईस्वी से हुई थी। और इस बार इसके विनर कौन है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स इसके विनर है। और ये कोलकाता नाइट राइडर्स किसे हराए थे? ये थोड़ा सा आप लोग एक बार ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कोलकाता नाइट राइडर इस बार किसे हरा करके विनर बना है। और मोस्ट एक्सपेंसिव जो प्लेयर हैं वो कौन इस बार थे? मोस्ट एक्सपेंसिव जो प्लेयर हैं चलिए तो एक बार आईपीएल 2024 को फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो ऑरेंज कैप विनर कौन है? तो विराट कोहली है। पर्पल कैप हर्षल पटेल हैं। कौन सा संस्करण था आईपीएल का? तो 17वां संस्करण था। और ये संस्करण मैं बताया हूँ ऐसे ही नहीं बताया हूँ, ये संस्करण का क्वेश्चन सीजीएल 2022 में या सीजीएल 2021 में पीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और मेरे ही शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। तो कौन सा संस्करण है था या क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ईस्वी में आईपीएल की शुरुआत हुई थी, ये क्वेश्चन शायद था। हम कंफर्म नहीं है लेकिन दोनों में से एक क्वेश्चन था इसीलिए मैंने ये दोनों का नोट डाउन कर दिया है। तो 17वां संस्करण है और ये 2008 में स्टार्ट हुआ था। इस बार के विनर केकेआर है और ये थर्ड टाइम जो आईपीएल है की ट्रॉफी है के वो विजेता बने हैं। और रनर अप कौन है? तो सनराइजर हैदराबाद जो था वही रनर अप था। और मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कौन थे? तो मिचेल स्टार्क थे ऑस्ट्रेलिया के, जिसे कोलकाता नाइट राइडर ने खरीदा था। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि 1913 में जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में 1913 में जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अ, उसके उसका जो था वो हेडक्वार्टर कहाँ था? गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ था? गदर आंदोलन का। तो आप सभी को पता होगा कि गदर पार्टी का जो आंदोलन था उसकी शुरुआत 1913 में हुई थी और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था। ठीक है।
गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे और इसके अध्यक्ष सोहन सिंह भकना थे। ठीक है, गदर पार्टी के द्वारा एक गद्दर नाम की पत्रिका का भी प्रकाशन किया गया। और जो सबसे पहला जो पत्रिका था वो किस लैंग्वेज में निकाला गया था, तो ये उर्दू में निकाला गया था। इसके कुछ समय के बाद ये पत्रिका गुरुमुखी लिपि में भी निकाली गई। बीपीएससी में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गद्दर पार्टी का जो पत्रिका गद्दर था उसका प्रकाशन सबसे पहले किस भाषा में लाया गया था। और क्वेश्चन ये भी पूछा है कि गद्दर पार्टी का जो प्रकाशन था वो किस किस भाषाओं में हुई थी, 1 और 2, 2 और 3 करके ऐसे क्वेश्चन था। जो गदर पार्टी था उस जो आंदोलन था उसमें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या था, तो कामागाटारू प्रकरण था। बहुत इंपॉर्टेंट है 1914 का कामागाटारू प्रकरण। और जो कामागाटारू प्रकरण था वो क्या था, वो जहाज था। कामागाटारू एक जहाज था जो 300 कुछ 350 के आसपास में भारतीयों को कनाडा लेकर के जा रही थी। लेकिन कनाडा में उतरने से पहले ही वहाँ के जो कोई ऑफिसर्स थे, ठीक है, अधिकारी जो थे, वो उन्हें वहाँ उतरने की अनुमति नहीं दिए। ठीक है, तो इसीलिए उसे गुरदीप सिंह के द्वारा इसे लीड किया गया और काफी लोगों का गुट बना करके उसके अगेंस्ट में वहाँ पे काफी हद तक कार्रवाई उरवाई की गई थी। और उसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया था जो शोर कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कामागाटारू प्रकरण कब हुआ था, तो 1914 में। और इसके हेड कौन थे, तो गुरदीप सिंह इसके हेड थे। कामागाटारू क्या है, बीपीएससी में यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कामागाटारू क्या है। तो कामागाटारू क्या है, एक जहाज है। और इसके लिए जो सब कमेटी का गठन किया गया था वो कौन सा कमेटी था, वो शोर कमेटी था। ठीक है, चलिए 1914 में चंपाकरण पिल्लई द्वारा बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल का गठन किया गया था। ये थोड़ा फैक्ट था जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अगर आप लोग को लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। 1915 में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन पूछता है। 1915 में अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला के द्वारा काबुल में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला अंतरिम सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो 1915 में अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला के सहयोग से वहाँ पे सबसे पहली बार अंतिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप जो थे वो प्रधानमंत्री थे और बरकतुल्ला शायद मंत्री थे। मैं कंफर्म नहीं हूँ इसलिए नहीं बता पाऊंगा, सॉरी। राजा महेंद्र प्रताप जो थे वो प्रधानमंत्री थे, मैं कंफर्म हूँ। चलिए, अब जनगणना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। उस क्वेश्चन ये था कि सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है हमारे देश में एसटी का, वो किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में है। तो आप लोग के लिए मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज एसटी पॉपुलेशन का है हमारे देश में, वो लक्षद्वीप में का है। उसके बाद मिजोरम का है 94.8%। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि केवल जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पे है, तो यूपी में है। और परसेंटेज वाइज में भी सबसे कम कहाँ पे है, तो यूपी में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जनसंख्या से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं तथ्य, क्योंकि हम जब एनालिसिस कर रहे थे पिछले लगभग 8 से 10 सेट का, तो जनगणना से रिलेटेड लगभग लगभग हर टॉपिक हर सेट में एक एक क्वेश्चन मुझे मिला देखने को। तो मैं थोड़ा सा जनगणना से आप लोग को रूबरू करवा देता हूँ। तो भारत की जो पहली जनगणना थी वो 1972 में लॉर्ड मेयो के द्वारा इस शुरुआत की गई। परंतु जो नियमित जनगणना थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन, जिसे सज्जन रिपन भी बोला जाता है, उनके द्वारा 1881 ईस्वी में शुरुआत की गई। और जो 2011 का जनगणना था वो 15वां जनगणना थी। ये भी आप लोग को याद रखना है। जनसंख्या से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उसका मैं डिस्कशन कर दे रहा हूँ। सबसे पहला क्या है, वो माल्थस का सिद्धांत सबसे पहला सिद्धांत है, जिसके अनुसार कि जो जनसंख्या है वो जीपी के फॉर्म में बढ़ती है। जीपी का मतलब 1, 2, फिर 2 से 4 होगा, फिर 4 से 8 होगा, फिर 8 से 16 होगा। परंतु जो खाद्य सामग्री है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अनुसार ही बढ़ता है। जैसे 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा। आप लोग समझिए, आप लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। अगर ये माल्थस का सिद्धांत कहीं न कहीं से अगर 1% भी सही है, तो सोचिए कि जहाँ जनसंख्या जीपी में ग्रो कर रही है और खाद्य सामग्री एपी में, तो भुखमरी आना कहीं न कहीं से एकदम स्वाभाविक है कि भुखमरी आना ही आना है। ठीक है, तो ये माल्थस का सिद्धांत है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि माल्थस का सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि जनसंख्या जो पॉपुलेशन जो है वो जीपी के अनुसार बढ़ती है और जो खाद्य सामग्री जो है वो एपी के अनुसार बढ़ती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था सबसे पहला, वो कब लाया गया था, वो 1952 में लाया गया था।
और 2001 के कंपेरिजन में भारत में जनसंख्या वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई, तो 17.7% की जनसंख्या वृद्धि देखी गई 2001 के कंपेरिजन में। और 1921 को महान विभाजक वर्ष बोला जाता है। महान विभाजक वर्ष इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1914 से लेकर के 1918 तक क्या चला था, तो प्रथम विश्व युद्ध चला था और प्रथम विश्व युद्ध में काफी लोग मारे गए थे, इसीलिए 1921 के साल को महान विभाजक वर्ष बोला जाता है। भारत की सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो ये 943 है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो वो 919 है। भारत में लिटरेसी रेट की बात की जाए तो 74.04 है, और अगर इसमें मेल लिटरेसी की बात की जाए, पुरुष लिटरेसी की बात की जाए, तो वो लगभग लगभग आपका 84 के आसपास में या 82 या 83 के आसपास में है। और अगर बात की जाए महिला की तो ये 63 के आसपास में है, ठीक है, 63 पॉइंट कुछ है। और फीमेल लिटरेसी से 83 पॉइंट कुछ है, ठीक है। और ये तो हम डिस्कस ही कर दिए कि मैक्सिमम परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ एसटी कहाँ पे है, तो लक्षद्वीप का। और पॉपुलेशन वाइज बात की जाए तो एमपी का है, और सबसे कम, और पॉपुलेशन में भी सबसे, प्रतिशत में भी सबसे कम यूपी में है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो ये था, कुछ वर्ड दिए हुए थे, जैसे टैकल पॉइंट जो है वो किस खेल से संबंधित है, यही क्वेश्चन था, यही प्रश्न था। तो ये टैकल जो पॉइंट है वो कबड्डी से रिलेटेड है। तो कबड्डी से रिलेटेड जो भी पॉइंट है दो चार, वो हम लोग आप सामने अभी डिस्कस कर लिया जाए। कबड्डी से रिलेटेड सबसे पहला जो पॉइंट है वो टैकल पॉइंट है, उसके बाद मार्च लाइन है, उसके बाद कैंट है, फिर रेडल है, रेडर, लॉबी, बैक लाइन, ठीक है। टैकल पॉइंट, मार्च लाइन, कैंट, रेडर, लॉबी, बैक लाइन, ठीक है। कबड्डी में जो नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, वो 7 होती है। और इसका जो खेल का परिसर है उसका क्या नाम है, वो कोर्ट है। और इसके लिए जो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट जो कप है वो फेडरेशन कप, वो कबड्डी से रिलेटेड है, आप लोग इसे याद रखिएगा, वीवीआई है। खेल परिसर का नाम भी याद रखिएगा, कोर्ट है, और प्लेयर्स की संख्या कितनी है, तो 7 है। चलिए, प्रो कबड्डी लीग अभी हाल फिलहाल खत्म हुआ है, तो उससे रिलेटेड अभी हम लोग कुछ तथ्य का जानकारी ले लेते हैं। तो प्रो कबड्डी लीग में नंबर ऑफ टीम्स कितने हैं, तो 12 हैं। और इस बार चैंपियन कौन हुआ है, तो पुनेरी पल्टन है। इसके कप्तान कौन है, असलम ईमानदार इसके कप्तान है। ईमानदार लोग पल्टन में, पुनेरी पल्टन में रहते हैं, और वही इस बार प्रो कबड्डी लीग के चैंपियन हुए हैं, ठीक है। और रनर अप कौन है, अब एग्जाम में एक अलग ट्रेंड देखा गया है, अब चैंपियन ना पूछ करके रनर अप के बारे में पूछा जाता है। हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा गया है। तो चैंपियन पुनेरी पल्टन और रनर अप हरियाणा स्टीलर, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब से हुई थी, तो सन 2014 से प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी। इसे आप लोग नोट डाउन भी कर लें। और एक और चीज़, इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। इसके कमेंट बॉक्स और इसके डिस्क्रिप्शन दोनों में टेलीग्राम चैनल ऐड किया हुआ है, आप लोग वहाँ से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन ये था कुछ ईस्ट और कुछ वेस्ट फ्लोइंग लेबर के बारे में, और ये लगातार जो है वो सीक्वेंस से है कि किसके बाद कौन गिरती है, इसी के सीक्वेंस से है। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, तो आप लोग को याद करने में काफ़ी मतलब आसानी होगी कि कुछ रिवर है जो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, और कुछ रिवर जो है अरबियन सी में गिरती है। तो बे ऑफ बंगाल वाले रिवर तो लगभग हर लोगों को याद रहता है, लेकिन अरबियन सी वाले में लोग कंफ्यूज करते हैं, और एग्जाम भी अरबियन सी वाले क्वेश्चन की तरफ ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लुनी हो गया रिवर, जो रन ऑफ कच्छ में ही गिर जाती है लुनी, ये जाकर अरबियन सी में नहीं गिरती है, इसे याद रखिएगा। ये जो लुनी एकमात्र ऐसी रिवर है जो रन ऑफ कच्छ में ही जाकर के गिर जाती है और खत्म हो जाती है। फिर साबरमती, उसके बाद फिर माही, उसके बाद फिर, और जो माही रिवर है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसे याद रखिए कि माही रिवर कर्क रेखा को कितने बार काटती है, तो 2 बार काटती है। माही के बाद नर्मदा, फिर ताप्ती, और नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पहाड़ है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रिफ्ट वैली में फ्लो करने वाले रिवर का नाम भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रिफ्ट वैली में कौन सा। तो आप लोग मुझे ये बताइएगा कि कौन सा जो रिवर है वो रिफ्ट फ्लोइंग रिवर है। चलिए हम थोड़ा सा आप लोग को ये बता भी देते हैं। जैसे क्या है कि देखिए, ये एक पहाड़ है जिसका कि नाम है विंध्यन रेंज, ठीक है। नीचे में एक पहाड़ है, उसका नाम है सतपुरा, ठीक है। और बीच में जो ये रिवर है, बीच में जो ये रिवर फ्लो करती है, ये रिवर, ठीक है ना, ये जो रिवर है वो कौन सा रिवर है, ये है नर्मदा रिवर। और नीचे में एक जो रिवर फ्लो करती है वो कौन सा रिवर है, वो ताप्ती रिवर है, ये ताप्ती रिवर है, ठीक है, ताप्ती रिवर। और ये कौन सा रिवर है, ये हो गया सतपुरा रिवर। तो आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा
रिवर है जो विंध्यन और सतपुरा रेंज के बीच में फ्लो करती है, तो वो नर्मदा रिवर है। ठीक है, इसको हमें याद रखिएगा। और कौन सा जो पहाड़ है वो नर्मदा और ताप्ती के बीच में आती है। ठीक है, डिमार्केशन का कौन सा पहाड़ काम करती है, तो सतपुरा रेंज जो है वो नर्मदा और ताप्ती के डिमार्केशन का काम करती है, और जो नर्मदा रिवर है वो विंध्यन और सतपुरा के बीच के डिमार्केशन का काम करती है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, VVI है। चलिए एक बार फिर से शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। लुनी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो अरबियन सी में गिरती है, लुनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या मांडवी को ही जुआरी बोलते हैं, ये गोवा की रिवर है। फिर शरावती, गंगा वैली, भरतुंजा और पेरियार। गंगा वैली कभी भी कंफ्यूज मत कर दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर कोई पूछ देगा तो। ठीक है, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर नहीं है गंगा वैली। गंगा वैली जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और उसमें भी अरबियन सी में जाकर के गिरती है। ठीक है, फिर से एक बार, लुनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या जुआरी, शरावती, गंगा वैली, भरतुंजा और पेरियार। चलिए हम लोग आते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर की तरफ। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में सबसे पहले क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर में जो सबसे पहले है वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में है, एक मिनट, हाँ, सबसे पहले जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर में है वो क्या है, वो है आपका दामोदर। ठीक है, फिर स्वर्णरेखा, फिर बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेगई और ताम्रपर्णी। फिर से दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेगई और ताम्रपर्णी। एक चीज आप लोग को बता दें कि इसका सीक्वेंस भी पूछता है एग्जाम में, कि इस रिवर का जो ड्रेनेज है लास्ट में उसका नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस आप लोग अरेंज करें। ठीक है, तो 1 2 3 4 करके क्वेश्चन पूछ देगा, तो आप लोग काफ़ी दिक्कत में पड़ जाइएगा अगर आपको ये पूरा सीक्वेंस याद नहीं होगा। ये जैसे लिखा हुआ है उसी तरीके से ये फ्लो भी करता है, ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग दोनों। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के 2 से 3 मिनट अगर इस पे टाइम दीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी को हम लोग दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा बोलते हैं, और कावेरी को हम लोग दक्षिण की गंगा बोलते हैं। ठीक है, गोदावरी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा और कावेरी को दक्षिणी की गंगा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि अरुणाचल प्रदेश से जुड़े आदिवासी और उसका नृत्य है। कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि पोपीर जो नृत्य है वो किस प्रदेश में, ये पोपीर नृत्य जो है वो किस प्रदेश और किस आदिवासी के द्वारा ये नृत्य डांस किया जाता है इसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश से जुड़े जो आदिवासी और जो प्रमुख नृत्य है उसकी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। वहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट है पोपीर नृत्य। पोपीर नृत्य, ये गालो जनजाति है अरुणाचल प्रदेश का, गालो जनजाति, उसके द्वारा पोपीर नृत्य किया जाता है। ये मेनली फीमेल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद एक आदि जनजाति है, उसके द्वारा तापू नृत्य किया जाता है। तापू नृत्य भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है कि तापू नृत्य किसके द्वारा किया जाता है और कहाँ किया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है जो आदि जनजाति के द्वारा किया जाता है। और आदि जनजाति के द्वारा तापू नृत्य के साथ साथ एक पासी कोंगी नृत्य भी किया जाता है। पासी कोंगी नृत्य ये भी आदि जनजाति के द्वारा ही किया जाता है। अजी लामहो नृत्य ये त्वांग मुनपा जनजाति के द्वारा किया जाता है। अजी लामहो नृत्य त्वांग मुनपा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बुया डांस भी अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। लायन एंड पिकॉक डांस भी अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। चालू नृत्य जो है वो नक्टी ट्राइब, नक्टी जनजाति जो है उसके द्वारा चालू नृत्य किया जाता है। और वहाँ पे एक वांछुआ नृत्य भी है जो अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पोपीर नृत्य गालो जनजाति के द्वारा, आदि जनजाति के द्वारा तापू नृत्य, और पासी कोंगी नृत्य आदि जनजाति के द्वारा, पासी कोंगी नृत्य और तापू नृत्य। उसके बाद फिर अजी लामहो नृत्य त्वांग मोनपा जनजाति के द्वारा। फिर बुया नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश। लायन और पिकॉक डांस भी अरुणाचल प्रदेश। चालू नृत्य नकटी जनजाति के द्वारा, और वांछू नृत्य भी वहीं अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील जनजाति है, जिसको फॉलो अप करती है गोंड, और उसके बाद फिर संथाल है। चलिए अब आज का ये लास्ट प्रश्न है। आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को, ये काफ़ी सीरीज आप लोगों को काफ़ी एंजॉयफुल लग रहा होगा, इससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल थोड़ा सा अच्छा रहे और मुझे काम करने में संतुष्टि मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट प्रश्न, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति। और आप लोग इसके बारे में, इस सीरीज के बारे में अपने दोस्त वर्ग को भी बताएं, अपने घर में भी लोगों को बताएं। ठीक है, जिससे और भी लोग फायदा उठा सके। मैं जल्द ही अपना पूरा सेटअप स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अपना अभी मैं जस्ट ट्रेनिंग में जाने वाला हूँ बीपार्ट में। फिर से मैं आप लोग को अपने बारे में नहीं बताता हूँ। मैं BSSC CGL क्वालिफाइड हूँ। मैं NTPC भी क्वालिफाइड हूँ। JAA की वहाँ मेरी नौकरी थी। मैं पोस्टल असिस्टेंट में भी कार्यरत रह चुका हूँ, और SSC CGL के थ्रू मेरा टैक्स असिस्टेंट भी निकल चुका है। ठीक है, और अभी हम बिहार SSC CGL
थर्ड क्वालिफाई करके विपाट गया में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन, ये अंतर्मुखी व्यापार रणनीति क्या है? क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा था कि ऐसा कौन सा जो रणनीति है